दुनिया के बेहतरीन मुद्दों में से एक और सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दों में से एक जलवायु परिवर्तन। आने वाले 3-4 क्लासेस सबको जलवायु परिवर्तन पे ही होगी। जलवायु परिवर्तन, आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे और कल से इस समस्या से लड़ने के लिए हमने क्या क्या कार्य किए। तो जलवायु परिवर्तन है ना, आज है इसका पार्ट 1। चलो, हाँ सिंपल प्रणाम, ठीक है। चलिए बच्चा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सुना होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सुना है ना आपने ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्या है क्लाइमेट चेंज, है ना, इतनी घबराने की बात क्यों है क्लाइमेट चेंज से, ऐसा क्या तकलीफ कर दी इस क्लाइमेट चेंज ने, और क्या ऐसा पृथ्वी जब से बनी, पृथ्वी के पास जब से रहने लायक वायुमंडल है, क्या ये समस्या पुरानी है या आज के पिछले 200-250 साल पुरानी ऐसी कोई समस्या है? क्या हमने कहीं अपने एंशियंट लिटरेचर में, संगम साहित्य में, है ना, वैदिक साहित्य के अंदर हमने कहीं ऐसे कुछ जिक्र पढ़े कि क्लाइमेट चेंज हो गया और लोग बड़े परेशान थे क्लाइमेट चेंज को लेके, और पहले भी जिस तरह से आज हमारी बैठकें होती है, क्या पहले कभी ऐसी बैठकों के वर्णन मिले हमें किसी साहित्य के अंदर? चलो, आज से हम इस मुद्दे पे चर्चा करना शुरू करेंगे। मतलब ये कुछ अच्छा, पर इतना तो सबको पता है, देखो इतनी टेक्निकल बातें चलो अभी तक नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि पहले सब कुछ अच्छा अच्छा था और शायद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कुछ कुछ ऐसा होने लगा है ना। पहले खूब हरियाली थी, आसमान साफ था, हरे भरे मैदान, पेड़ पौधे, अब आसमान भी काला हो गया, है ना, फूल पेड़ पत्तियां मुरझा गई, जमीनें बंजर हो गई, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है। इतना तो अपने को पता है कि क्लाइमेट चेंज से मतलब ऐसा कुछ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़े हुए दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस और इनिशिएटिव क्या है, हम इस पे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मुद्दा है कि ये जलवायु परिवर्तन जो बोल रहे हैं, इस जलवायु परिवर्तन के अंदर ये जलवायु से क्या मतलब, व्हाट इज दिस क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? ओके, आपने दो शब्द सुने होंगे, जलवायु का नाम सुना होगा आपने जिसे आप बोलते हो क्लाइमेट, और दूसरा आपने नाम सुना होगा मौसम, ठीक है, जिसको आप बोलते हो वेदर। दोनों में क्या फर्क होता है पहले तो अपने को ये समझना है। हम कभी वेदर चेंज को लेके इतना टेंशन में नहीं होते, है ना, वेदर चेंज कहते हैं आज मौसम थोड़ा बदल गया, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं क्लाइमेट बदल गई तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट, ज्योग्राफी पढ़ के आ चुके हो, जैसा मुझे पता चला है कि आप सभी बच्चे ज्योग्राफी पढ़ चुके हो। बताओ मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस, बताइए मुझे क्या डिफरेंस है। पहले मौसम के बारे में बताओ, मौसम के बारे में बताओ। जलवायु का घटक है मौसम, वेरी गुड ट्रम्प साहब। देखो ट्रम्प भी अपनी क्लास का दीवाना है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी अपनी क्लास देखता है। दीर्घ आयु का औसत, अच्छा दीर्घ आयु का औसत, अरे भाई ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, बताओ जल्दी से, मुझे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं शुरू करता हूं। लॉन्ग टाइम पीरियड है मौसम के योग को, 30 साल के मौसम के योग के, छोटे क्षेत्र में पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, निश्चित समय लंबे समय में औसत मौसम की स्थिति है। वेदर शॉर्ट टर्म के लिए है, अल्पकालिक है, 4 टाइप का होता है। ओके, एवरेज 30 से 35 साल होता है, वेरी गुड, आप लोगों को इसका मतलब पता है। तो इसका मतलब मौसम क्या कहते हैं, कहते हैं यार आज मौसम है ना, काफी तेजी से हवा चलेगी, आपके फोन पे मैसेज आ जाता होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, है ना, इन दिनों आते होंगे ना, आज आपके जिले में, इन 4 जिलों में तीव्र गति से पवनें चलेगी और बारिश की संभावनाएं है ना, कृपया सतर्क रहे। तो क्या है, वेदर अपडेट्स है वो। तो क्या है, अल्पकालिक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं है। वायुमंडलीय दशाएं से मतलब क्या है, पहले वायुमंडलीय दशाओं का मतलब चलो बताता हूं इसे। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं है जो कुछ घंटे से लेकर कुछ कुछ दिनों तक होती है ना, कुछ दिनों तक होती है। अब जैसे वायुमंडलीय दशाओं से क्या मतलब है, व्हाट इज वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं क्या होता है, क्या है बच्चा वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? सिंपल सी बात है भाई, आपकी वर्षा, ठीक है, उसके साथ साथ पवन गति, ठीक, वायुदाब आदि, आर्द्रता आदि, इनकी बातें करते हैं बच्चे हम इसमें। और ये अल्पकालिक है, याद रखना क्या है बच्चा, ये अल्पकालिक है, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं है ये। तो आपने सुना होगा आज का मौसम, आपने कभी ये नहीं सुना होगा आज की जलवायु, शॉर्ट टर्म में बताती है। आप अपने मोबाइल फोन, हाँ तापमान भी है बच्चा, तापमान भी है, तापमान भी है, नो डाउट। आपके फोन में एक वेदर ऐप होगी, आपके फोन के अंदर क्लाइमेट ऐप नहीं है। वेदर ऐप का मतलब क्या है, आपको आज का बता देगा और आने वाले 10 दिनों के बारे में बताएगा, सूरज उदय किस टाइम होगा, अस्त किस टाइम होगा, पवन की गति क्या रहेगी, दिशा क्या रहेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, वर्षा होने की संभावना है या नहीं। वेदर ऐप है, क्लाइमेट ऐप नहीं है। अब ये कहता है अगर जलवायु क्या है, कहते हैं अगर हम कुछ सालों तक, कितने साल, लगभग 30 साल, है ना, एवरेज मिनिमम 30 ईयर्स लेंगे, 30 से 35 साल तक की हम एक ड्यूरेशन को लेते हैं। तो 30 से 35 साल तक के ड्यूरेशन में हम किसकी, वायुमंडलीय दशाओं के औसत को देखते हैं। तो ये क्या है, यह है मौसमी घटनाओं का दीर्घकालीन या दीर्घकालिक औसत है। कितने कितने साल की, सामान्यतः 30 से 35 वर्ष, कहीं 30 वर्ष लिखा मिलेगा, कहीं 35 वर्ष लिखा मिलेगा, वर्षों की मौसमी घटनाओं का औसत है ये। मतलब आप, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे चेन्नई है, आपने ये लिखा चेन्नई, चेन्नई जानते हो भारत में किस राज्य में, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है ना। मैं दो बातें बोल रहा हूं, मैं बोलूं आज का वेदर क्या है,
चेन्नई का आज का मौसम, तो आप क्या बोलोगे? आज चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, आज चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा। आज आप बोलोगे चेन्नई में पवन गति क्या है, पवन गति या पवन दिशा, आप बोलोगे इस दिशा से आएगी और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। आज यहां वर्षा की संभावना है या नहीं, ये बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं चेन्नई का क्लाइमेट, जलवायु क्या है, तो आप बोलोगे चेन्नई का क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मतलब लास्ट 30 से 35 साल के अंदर चेन्नई के अंदर ऑन एन एवरेज 35 साल का एवरेज देखेंगे हम, 35 साल का औसत देखेंगे कि 35 साल से वहां तापमान क्या चल रहा है, पिछले 30-35 साल से वहां वर्षा कितनी होती है, पिछले 30 से 35 साल में वहां का ओवरऑल आपको जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी है। तो चेन्नई का क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय है और चेन्नई का आज का मौसम तो डेली बेसिस पे क्या देखने को मिल रहा है आपको। अब बताओ समझ में आया, बोलिए बताओ। तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म है बच्चा, दिस इज लॉन्ग टर्म और दिस इज शॉर्ट टर्म। लीजिए आप बताओ मुझे, हाँ दीर्घकालिक घटनाओं का, ठीक है। सर पहले आकाश को अनब्लॉक करवा दो, पढ़ तो हम बाद में भी, भाई मैं तो जानता नहीं आकाश को ने ना मैंने ब्लॉक कराया भाई, ठीक है। चेन्नई का, ओवरऑल इंडिया का, दिल्ली का, मुंबई का, वहां के क्लाइमेट में चेंज आना शुरू हो गया किसी देश के या ग्लोबल स्तर पे अगर हम देखें, तो अब हम कहते हैं व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। अब आया हमारा जलवायु परिवर्तन, अब आया हमारा ये शब्द। तो जलवायु परिवर्तन जिसको मैं बार बार बोलूंगा सीसी, याद रखना बच्चा, सीसी बोलूंगा, कार्बन कॉपी नहीं है, क्लाइमेट चेंज है ये। ओके, तो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब जो दीर्घकालिक आपकी वायुमंडलीय दशाएं थी उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो क्या है, दीर्घकालिक मौसमी घटनाओं में परिवर्तन आना शुरू। अब कारण क्या हो सकते हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, कारण, कारण बच्चा प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कारण मानवीय भी हो सकते हैं। तो ये कोई परिवर्तन देखने को मिला, तो परिवर्तन कैसे हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। लेकिन समझो पिछले अरबों सालों से, पिछले करोड़ों सालों से पृथ्वी की जलवायु स्थिर नहीं रही बच्चा, समझ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पिछले करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की जलवायु स्थिर नहीं रही, समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं, समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है बच्चा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन आज हम जिस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं वो मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज की चर्चा मुख्यतः मानवीय गतिविधियों से होने वाले परिवर्तनों की वजह है ना, परिवर्तनों के संदर्भ में है। अब यहां बड़ी एक लाइन लिखी है, मैंने डिनाई नहीं किया कि आज प्राकृतिक घटनाओं की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां मैंने क्या शब्द लिखा, प्राकृतिक घटनाएं आज भी रोल प्ले कर रही है। लेकिन आज का जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ना, मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के रेफरेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सर जी आप, अरे भाई आप व्हाइट कुर्ते में मस्त लग रहे थे, धन्यवाद बच्चों धन्यवाद। वो व्हाइट नहीं था, क्रीम कलर था, है ना, वो व्हाइट नहीं था बच्चा, क्रीम था, क्रीम 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 कलर जानते हैं वो, वीडियोस में आपको व्हाइट दिख रहा होगा। चलिए आ गई बात समझ में। तो आज जब हम क्लाइमेट चेंज, तो देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी क्लाइमेट चेंज के लिए केवल मानव जिम्मेदार है, नहीं, पिछले करोड़ों साल में कई बार पृथ्वी की क्लाइमेट चेंज हुआ है, आपने सुना होगा हिमयुग आए हैं, यूरोप में अमेरिका में काफी हिमयुग आए, बहुत सारे बार पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है। कभी वॉल्केनिक इरप्शंस इतने ज्यादा हो गए, कई बार सन स्पॉट्स की संख्या, सूरज में ब्लैक स्पॉट है उसकी संख्या काफी बढ़ गई, उससे चेंजेस देखने को मिले। लेकिन वो जो हो रहे थे बड़े स्लोली स्लोली हो रहे थे, आज जो इंसान कर रहा है ये काफी तीव्र गति से कर रहा है। और ये क्या हो रहा है बच्चा, काफी तीव्र गति से बदलाव। ये क्या होता है बच्चा, ये धीमी गति से बदलाव है। बताइए, मध्य प्रदेश में एक बार क्लाइमेट चेंज हुआ था, अच्छा एक बार हुआ था उसके बाद नहीं हुआ, तो अब मैं कहूं मुझे समस्या क्यों है, तकलीफ क्या है मुझे इस क्लाइमेट चेंज से, तो ये क्लाइमेट चेंज से मुझे घबराने वाली बात क्यों है बच्चा, ये जलवायु जो परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय क्यों है, ये भी तो अपने को जानना पड़ेगा ना, चिंता का विषय क्यों है भैया, इससे किस पे प्रॉब्लम है, किसको तकलीफ है। तो इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो दो तरीके से करेंगे बच्चा। पहला, इसका हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रभाव, इधर फिर इंसान को लेके आ जाएंगे सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है बच्चा, पहला आपने देखा होगा इन दिनों एक शब्द सुनते हो आप, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम मौसमी घटनाएं, आप देखने को एक शब्द सुनते हो क्या, चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स।
एक्सट्रीम, इसमें चरम शब्द क्यों जोड़ा हमने, है ना? हम खाली ये भी तो बोल सकते थे वेदर इवेंट्स बदल रही है, हमने चरम शब्द का यूज क्यों किया? चरम, व्हाट इज दिस चरम? चरम का मतलब होता है कि जैसे हमने अभी देखा बच्चा, पहले चीजें क्या होती थी, ऐसा नहीं कि पहले से ही मौसम बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, लेकिन अगर हम पहले देखें 100 साल पहले, 150 साल पहले, तो मौसम में अगर इस बड़े उतार चढ़ाव जैसे देखने को मिलते थे, अचानक से बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया या कहीं बाढ़ आ गई, या जैसे आप इन दिनों देखते हो क्लाउड बर्स्ट लगभग हर साल कई बार होता है। लेकिन पहले जब ये होता था तो पहले ये 50 सालों में एक बार, 60 सालों में एक बार, 70 सालों में एक बार होता था। अब हर हर साल हो रहा है। हर दूसरे तीसरे साल हमें सुनने को मिल रहा है सूखा पड़ गया, हर दूसरे तीसरे साल हमें सुनने को मिल रहा है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट तो हर साल ही हो रहा है। पहले कभी गर्मी पड़ती थी तो कभी 50 साल में एक बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया। आज क्या है, 1992 के बाद से 2025 तक, समझो बच्चा, 1992 से लेके साल 2025 तक, 1992 जो अभी मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुना, 1992 1991 से ज्यादा गर्म था। हमें लगा भाई पिछले 100 सालों में सबसे गर्म वर्ष था 1992, लेकिन जैसे ही 1993 में आए, 93 का टेम्परेचर 92 से भी ज्यादा, तो हमने क्या बोला 1993 अभी तक का सबसे गर्म वर्ष। फिर जैसे हम 1994 में आए, 94 1993 से भी ज्यादा गर्म, तो 1992 से लेकर साल 2025 तक हर साल अपने से पहले वाले साल की तुलना में ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तो रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और ये काम जब पहले होता था 30 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में, 50 साल में एक बार हो रहा था। क्लाउड बर्स्ट इतना कॉमन नहीं था कि हर साल ही क्लाउड बर्स्ट हो गया, अब हर साल हो रहा है। पहले जो हीट वेव है जिसको आप लू बोलते हो, कभी कभी होता था कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, अब 50 डिग्री 48 डिग्री कॉमन हो गया है। दैट्स वाई हमने इसको क्या कहना शुरू कर दिया, चरम हो गया, कि जो कभी कभी होता था वो अब हर साल होना शुरू हो गया। बताओ मुझे, इस एक्सट्रीम का मतलब समझ गया? बार बार क्यों बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रही है? तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जैसे आप नाम सुनते होंगे, जैसे बादल फटना, बादल फटना, आप इसको बोलते बाढ़, सूखा आदि, ये अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में है। बोलिए, बताओ अब क्या हो रहा है? पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? वर्षा के प्रतिरूप बदल रहे हैं, वर्षा के प्रतिरूपों में बदलाव। भाई जहां कम वर्षा होती थी वहां ज्यादा वर्षा देखने को मिल रही है, जहां पहले अच्छी खासी वर्षा होती थी वहां कम वर्षा देखने को मिल रही है, या जिन क्षेत्रों में पहले 200 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती थी वहां आज 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल रही है, और जहां पहले 25 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती थी वहां आज 70 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल रही है। यानी कि पैटर्न बदलना शुरू हो गए, और ये पैटर्न का बदलना गलत है बच्चा। क्यों? आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ा था कि आपने पृथ्वी के अंदर अलग अलग पारितंत्र है, पारितंत्र है ना, और हर पारितंत्र के अंदर हमने निर्धारक कारक के रूप में क्या बोला था? जैव घटक और अजैव घटक। और अजैव घटकों को हमने बोला था ज्यादा जिम्मेदार होते किसी भी क्षेत्र के पारितंत्र के निर्धारण में। तो तापमान, वर्षा अगर कहीं ये बदल रही है ना, इनके पैटर्न में अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो समझो पूरा इकोसिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ? वर्षा के प्रतिरूपों में बदलाव आना शुरू हो गया। समुद्र तल परिवर्तन, सी लेवल चेंज, समुद्र तल परिवर्तन, इसको आप बोलते हो सी लेवल चेंज। सी लेवल चेंज ये दो तरह का होता है बच्चा, ठीक है? कहीं तो समुद्र तल ऊपर उठ जाता है और कहीं पे समुद्र तल नीचे भी जाता है, नकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन। जहां समुद्र तल ऊपर बढ़ता है उसको हम बोलते हैं एसएलआर, सी लेवल राइज। याद रखना, अगर यूपीएससी ने कभी जिंदगी में आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, याद रखना बच्चा, उसने अगर समुद्र तल परिवर्तन पूछा है या समुद्र तल उत्थान पूछा है, समुद्र तल में वृद्धि, अगर उसने समुद्र तल में वृद्धि पूछी है तब आपको सिर्फ इसकी चर्चा करनी है। लेकिन अगर उसने समुद्र तल परिवर्तन पूछा है तब आपको दुनिया में यह भी बताना होगा कि कहां बढ़ रहा है और कहां घट रहा है। आई होप आप ओशनोग्राफी पढ़ के आए हो, और ओशनोग्राफी में जब ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो सी लेवल चेंज एक समस्या है, तो उसमें पॉजिटिव सी लेवल चेंज और नेगेटिव सी लेवल चेंज ये दोनों चीजें होती है। तो क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना, ये पूछा है तो ठीक है ये लिख के आएंगे, लेकिन अगर ये पूछ लिया और आप पूरा उत्तर किस पे लिख के आ गए, इस पे, और आप सोच रहे हो 10 में से 5 नंबर मिलेंगे, 10 में से 2.5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने उस प्रश्न की सेकंड डिमांड को टच भी नहीं किया, आपके मन में मस्तिष्क में कहीं आया ही नहीं कि अच्छा पूछा क्या था। ठीक है, अब समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव हो रहा है बच्चा, समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव है, जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद समुद्र में ओशन एसिडिफिकेशन, समुद्र अम्लीकरण की समस्या, ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन पढ़ा है आपने कंसेप्ट या नहीं पढ़ा बच्चा? भाई ओशन देखो, कुछ चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूं, जितना मुझे बताया गया है कि आप ज्योग्राफी पढ़ के आए हुए बच्चे हो, इस बैच के अंदर ज्योग्राफी आपका ऑलरेडी हो चुका है, इतना मुझे शायद पता है। तो ये ओशन एसिडिफिकेशन आपका ओशनोग्राफी का टॉपिक है, तो आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, एक लाइन में बता देता हूं। जैसे जैसे आपका एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका जो सी लेवल है, सी सरफेस है, वो इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन करने से एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है उसके अंदर, किसके अंदर? समुद्री जल के अंदर। और समुद्र के अंदर भी अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होता है? उससे भी CO2 रिलीज होता है, ठीक है? इस वजह से क्या होता है? एक कार्बोनिक एसिड बनता है ना, वाटर के एंड कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में रिएक्शन होने से एक वीक एसिड बनता है, एक वीक कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। इस वीक कार्बोनिक एसिड से समुद्र का जो क्या है बच्चा, पीएच लेवल चेंज होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। तो ये क्लाइमेट चेंज का एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। हाँ ठीक है, चलो रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूंगा। ओशन एसिडिफिकेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? CO2 का लेवल बढ़ना। CO2 का लेवल बढ़ने से क्या होता है बच्चा? आपका वीक कार्बोनिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। और पीएच स्केल में आप जानते होंगे, पीएच स्केल आपने जिंदगी में पढ़ा होगा, है ना? पीएच स्केल आपने नाम सुना होगा, 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है, 7 है, इस 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक है, और इससे ज्यादा है तो वो क्या है? क्षारीय है। ये पढ़ा होगा ना? तो वीक कार्ब, आप जितना 7 से कम की ओर चलना शुरू कर दोगे वो उतना अम्लीय होता चला जाएगा।
अम्लीय होना शुरू हो जाता है। और कार्बोनिक एसिड क्या करता है, पीएच लेवल को डिक्रीज करता है, 7 से कम लेके आता है, 7 से कम लेके आएगा देन ओशन एसिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो ऐसे हमें कुछ और भी ऐसे और बहुत सारे पर्यावरणीय प्रभाव है, पारितंत्र पे प्रभाव, स्थलीय पारितंत्र पे प्रभाव, जलीय पारितंत्र पे प्रभाव, वो सब याद है ना आपको। इकोसिस्टम के बायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट देखे थे, तो पर्यावरणीय प्रभाव उसकी हर चीज पे इंपैक्ट आएगा, फूड चेन पे इंपैक्ट आएगा, फूड वेब पे इंपैक्ट आएगा, हर चीज बदलना शुरू हो जाएगी पर्यावरण की। फिर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है, जैसे मैंने कहा इंडिया है बच्चा, ये समझो दिस इज इंडिया, और यहां पे मैंने बोला इस वाली लोकेशन पे सी लेवल राइज हो गया, समुद्र तल में परिवर्तन हुआ। समुद्र तल में परिवर्तन हुआ तो जो तटीय क्षेत्र में, याद है लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था, रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसमें मैंने आपको बताया था दुनिया की लगभग 2.5 अरब से ज्यादा आबादी तटीय क्षेत्र में रहती है। तो तटीय क्षेत्र में इंक्लूडिंग इंडिया, टोटल दुनिया की आबादी कितनी है, 8 अरब, उसमें से 2.5 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, विभिन्न देशों के तटीय क्षेत्र में है। और अगर समुद्र के तल में वृद्धि होती है, तल ऊपर की ओर उठता है, तो कोस्टल जो एरिया में लोग रह रहे हैं, उन्होंने पहले नहीं सोचा था कि सी लेवल बढ़ जाएगा और उससे हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे। सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, सी लेवल बढ़ने से तटीय क्षेत्र की मृदाएं खराब होना शुरू हो जाएगी, उपजाऊ मृदा थी, तो राइस की कल्टीवेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, फिशिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, वहां लोग उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, बहुत सारे और अवसंरचनाएं बना रखे हैं, उन पर नुकसान होगा। इसका मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होता है और सी लेवल राइज होता है, तो उस बदलते हुए समुद्र तल उत्थान के साथ हमें अनुकूलन करने में ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन उस बदलते समुद्री तल के साथ हमें अनुकूलित होने में ज्यादा लागत लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सी लेवल राइज से क्या हो जाएगा बच्चा, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में अनुकूलन की लागत बढ़ जाएगी, अनुकूलन की लागत। ठीक है, एडेप्टेशन जिसको आप बोलते हो, एडेप्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बोलो। हाँ, अब आपके काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता में कमी हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, ये तो आप भी फील करते होंगे, जब सर्दियों का दिन होता है, अक्टूबर नवंबर लास्ट 15 दिसंबर तक का जो सीजन होता है, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, काफी सुखद सा होता है, बढ़िया ठंडा ठंडा सा, किसी कूलर की जरूरत नहीं, किसी एसी की जरूरत नहीं, सिर्फ दरवाजा खोल के बैठे, ठंडी ठंडी हवा, पढ़ने का मन करता है ना, और वहीं 48 डिग्री टेम्परेचर, और कूलर भी नहीं है, पंखे में शरीर तप रहा है, इरिटेशन हो रही है। और बरसात में जैसे अभी होगा, आने वाले 15-20 दिन बरसात के कैसे होंगे, बिल्कुल घुटन, बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़े हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपका क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होने से आपके वर्षा के पैटर्न चेंज होंगे, टेम्परेचर में बदलाव होगा, तो इंसान की काम करने की क्षमता में कमी हो जाएगी। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बच्चा, और सुबह 8 बजे उठ के मैं जा रहा हूँ बाइक पे ऑफिस में, रास्ते में लू ने मेरा है ना पूरा शरीर पीट दिया, शरीर में हिम्मत ही नहीं रही, जाते ही 10 गिलास तो पानी पीना पड़ा, तब भी शरीर में हिम्मत नहीं आ रही काम करने की। तो इंसान की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी बच्चा, क्लाइमेट चेंज की वजह से। 48 डिग्री सेल्सियस पे आप काम करोगे और 24 डिग्री सेल्सियस पे जब आप काम करोगे, शरीर के काम करने का जो परफॉर्मेंस है चेंज हो जाता है। तो क्या काम करने की क्षमता में क्या आ जाएगी, इंसान की कमी देखने को मिलेगी। बोलो। अब प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव आएगा, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, अब क्या होगा, जिससे संसाधनों को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। आप देखना बच्चा, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री देखना कि जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, मिडिल ईस्ट वाला एरिया वही मध्य पूर्व के देश है, यूएई है ना, ये वाले सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन पूरे क्षेत्र में देखो बहुत सारे वाटर माफिया पैदा हो गए बच्चा, जल माफिया, जल माफिया समझ रहे हैं ना, मतलब उनका वाटर रिसोर्सेज पे कब्जा है, किसको देना है, कहां देना है, कैसे देना है, माफिया बन गए। इन फ्यूचर जमीन को लेके, जल को लेके, बाकी संसाधनों को लेके बहुत सारी लड़ाइयां होगी। जल एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले समय में लड़ाइयों को लेकर। ठीक है, चलो उसके बाद है स्वच्छ जल की आपूर्ति में कम होगी, स्वच्छ जल आपूर्ति, जल आपूर्ति में कमी। देखो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया की बात करें, हम इंडिया में बोलते हैं भैया हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो ग्लेशियर्स के अंदर तो क्या होगा, अच्छा स्वच्छ जल होता है ग्लेशियर का पानी, तो अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो इमीडिएटली तो वाटर सप्लाई बढ़ जाएगी, इमीडिएटली क्या होगी बच्चा, इमीडिएटली नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन होते, देखो हिमालय की बड़ी तकलीफ क्या है, या आल्प्स की, रॉकीज की और एंडीज की, इनिशियली जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो इनिशियली ये सारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू करेंगे, ऐसा तो है नहीं एक रात में सारे पिघल जाएंगे, इनको पिघलने में लगेगा 20 साल 25 साल, तो हम बोलते हैं 2050 तक या साल 21वीं शताब्दी के अंत तक हिमालय के लगभग 60 से 70% ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके होंगे। तो यानी कि आने वाले 40-50-60 साल तो पानी बहुत मिलेगा, आप भी और हम भी कहेंगे क्या पानी ही पानी है, ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, सिंधु सतलज सब भरी लबालब लबालब है। लेकिन उसके बाद जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और 2070 2080 2090 के बाद पानी नहीं है, ग्लेशियर्स ही नहीं है, आपके ग्लेशियर्स खत्म हो गए, तो क्या होगा, अकाल, सूखा। आज इतनी पॉपुलेशन जो आपको दिख रही है उत्तर भारत के मैदानों में, हिमालयाज में, सब क्या हो जाएंगी, ये सारे क्षेत्र बंजर हो जाएंगे बच्चा, सब जगह सूखा पड़ेगा, और वर्षा का पानी की सप्लाई का एक ही साधन बचेगा, क्या, मानसूनी वर्षा। और क्लाइमेट चेंज से तो सबसे पहले क्या हो रहा है, वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं, अब मानसून 100 साल बाद ऐसी ही वर्षा देगा या नहीं देगा, वी डोंट नो। समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, आपकी और मेरी जिंदगी है ना, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। 2070-80 के बाद की जो जनरेशन आएगी, हमें कितना उल्टा सीधा कह के जाएगी, कैसे थे हमारे बाप दादा, कैसे थे हमसे पुराने वाले लोग, जरा भी नहीं सोचा, एक नंबर के मतलबी, एक नंबर के मक्कार, एक नंबर के फरेबी, एक नंबर के मटेरियलिस्टिक लोग जी के गए इस पृथ्वी पर। तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या देगी, गालियां देके जाएगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति में कमी देखने को मिलेगी।
उसके बाद क्या होगा? फसलों की उत्पादकता पे असर, फसलों की उत्पादकता में कमी। भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रही है, बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया, हमारे ना तो बीज और ना फसलें ना हमारे किसान तैयार ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाएगा। तो अब पर हेक्टेयर सपोज करो अभी प्रति हेक्टेयर 2000 ग्राम आपका 2000 किलोग्राम गेहूं उत्पादित हो रहा है, भविष्य में कितना होगा? 1000 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम, और पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा? खाद्य उत्पादकता में कमी आ गई, तो इससे क्या होगा बच्चा? खाद्यान्न उपलब्धता कम, अरे फूड कम रहेगा ना, और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, उपलब्धता कम होगी, इससे क्या हो जाएगी? फिर वही महंगाई बढ़ेगी। फिर गाना गाओगे, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कितना ही कमा लेना, मिलेगा कितना? भिंडी, आज जो भिंडी 40 रुपए किलो मिल रही है, भिंडी मिल रही है 400 रुपए किलो। ठीक है बच्चा, हम बात ये सुन लो, इसमें पता है क्या है, ये क्लाइमेट चेंज पूरा ह्यूमैनिटी का जिम्मेदारी है। मैंने चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन अगर मैं चुप बैठा हूं तो भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बदलाव के लिए प्रयास नहीं किए, मैंने जागरूकता के लिए प्रयास नहीं किए। हम उसके भी दोषी है, मैंने खुद, है ना, मैंने कभी कोई एमिशन नहीं किया, हम तो आज भी साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत इको फ्रेंडली जी रहे, लेकिन ये पूरी मानवता को जीना होगा। तो ये आपका मेरा सबका दायित्व है कि पर्यावरण के विषय में जागरूकता बढ़े। ठीक है, अब ये जो चरम मौसमी घटनाएं बोल रहे थे हम, चरम मौसमी घटनाओं से क्या होगा बच्चा? चरम मौसमी घटनाओं से आपकी गरीबी और बढ़ेगी। क्या होगा इससे? गरीबी में वृद्धि होगी। और आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोल रहे हो कि जीरो हंगर नो पॉवर्टी, नहीं होगा, वो अचीव नहीं होगा कभी। क्लाइमेट चेंज कभी आपके गरीबी को कम करने के टारगेट है, भुखमरी को दूर करने के टारगेट है, आप कितना ही एसडीजी गोल बना लेना, क्लाइमेट चेंज आपको बोलेगा झुट्टा कहीं का, पागल बना रहा है, तेरे को नहीं पता मैं कौन हूं। अलग अलग प्रकार की, अनेक प्रकार की नई नई बीमारियां पैदा होगी, अनेक प्रकार की नई नई बीमारियां पैदा होगी, डिजीज बढ़ेगी बच्चा। क्लाइमेट चेंज होगा, नए टेम्परेचर में, नई ह्यूमिडिटी में नए प्रकार की डिजीज डेवलप होगी, नई नई बीमारियां पैदा होगी। वैसे तो अगर मैं चाहूं तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूं क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट होंगे, लेकिन अभी के लिए आपके जहन के अंदर ये बात आ गई होगी कि हाँ भाई, क्लाइमेट चेंज का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी है, और ये क्लाइमेट चेंज महिलाओं को अलग तरीके से प्रभावित करेगा, पुरुषों को अलग तरीके से प्रभावित करेगा, बच्चों को अलग प्रभावित करेगा, बूढ़ों को अलग। महिलाएं क्लाइमेट चेंज से ज्यादा प्रभावित होगी, आज लिख लो। जिस समाज में जितनी असमानता है, समानता मतलब पुरुष और महिला को बराबरी पे नहीं रखा गया, तो महिलाएं क्या हो गई? डिपेंडेंट किस पे? पुरुष पे, तो ज्यादा वल्नरेबल हो गई। क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम होना आपको लड़ाई के लिए तैयार करता है, एक बेहतर जीवन के लिए तैयार करता है, और समाज में महिला पुरुष के बीच में असमानता बहुत ज्यादा है। और अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई भी आपदा आ गई, तो महिलाएं बच्चे बूढ़े सबसे ज्यादा शिकार होंगे उसके। और फिर इंसान पता क्या करता है? अलग अलग देशों में ऐसे बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने, समाज वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि दुनिया भर के समाजों में पुरुष मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। कह रहा पुरुष समाज ने क्या किया? आज तो पहले महिलाओं को सक्षम नहीं होने दिया, है ना, घर का काम ही संभालो, बच्चों को पालो, यही आपकी जिम्मेदारी है। और कल अगर परिवार पे कोई आफत हो जाए, है ना, आज आपने उस महिला को घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने दिया, कल आपने उसकी शादी की, शादी करने के बाद पति ने भी बोला भाई तू घर में रह, मैं कमाने वाला हूं, तेरे पे क्या तकलीफ है। कल जो मेन अर्निंग वाला बंदा है, अगर उसको कुछ हो जाए, तो पूरे परिवार और समाज की उम्मीदें क्या होती है? एक रात में ही कलेक्टर बन जाए, एक रात में ही इतना कमाने लगे कि अरबपति बन जाए। अरे आपने इसने पढ़ने का मौका नहीं दिया, आपने बराबरी का मौका नहीं दिया, आपने आजादी नहीं दी, इसको लड़ना नहीं सिखाया, तो कोई आपदा आएगी तो ये सबसे पहले तैयार बैठी है, किसके लिए? प्रभावित होने के लिए। समझे? तो क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं होती है, और जिस देश में, जिस समाज में महिला पुरुष के बीच में जितनी असमानता होगी, महिलाएं उतनी ज्यादा वल्नरेबल होना शुरू हो जाएगी। बोलो, पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ये जीवन संवेदनाओं से नहीं चलता, ये जीवन सक्षमताओं से, क्षमताओं से और कौशल से चलता है। बोलो, बताइए जल्दी से, मुझे ये बात समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं, एक और इससे जुड़ा हुआ समस्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक उष्मन जिसको आप बोलते हो, वैश्विक उष्मन, व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग भी बच्चा नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, लेकिन आज जो समस्या है वो मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से होने वाला ग्लोबल वार्मिंग हमारा कंसर्न का मुद्दा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कहता है? दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर, आप जानते हो क्या? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आप ऐसे ऊपर जाते हो। ठीक है, तो पढ़ा है आपने। व्हाट इज ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आपका इस लेयर से जुड़ी हुई घटना है। क्षोभ मंडल में सुन लो, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? क्षोभ मंडल के अंदर अगर पृथ्वी की सतह के नजदीक, या तो क्या हो गया बच्चा? सतह के निकट, या हमें कहीं पे भी इस पूरे क्षोभ मंडल के अंदर अगर हमारा टेम्परेचर राइज होता है, या क्षोभ मंडल में तापमान, औसत तापमान, औसत तापमान में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा बच्चा? तापमान का बढ़ना। तो इसको अब क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैश्विक उष्णता। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे जुड़ा हुआ घटना है बच्चा? इस लेयर की प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। बताओ मुझे, बात समझ में आ गई? और ये तापमान बढ़ता कैसे? ग्लोबल वार्मिंग, ये तापमान बढ़ता कैसे है? ये हो कैसे रहा बच्चा? एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको क्या बोलते हो आप?
ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हो आप। इसके कारण होता है। व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले समझाता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखो, पर्वतीय क्षेत्र में गए हो, कभी पहाड़ों पे गए हो घूमने के लिए? पहाड़ों पे नहीं गए, कोई बात नहीं, चले जाना है ना, जब कमाओगे तब घूम के आना। लेकिन जब तक नहीं गए तब तक मैं समझा देता हूं आपको। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, तापमान ज्यादा या कम? आप बोलोगे सर पहाड़ी क्षेत्र में तो तापमान कम होता है, यानी कि धूप कम होती है, ठीक है, और ठंड ज्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट चलते हैं, जितना आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाओगे हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम। तो वहां पे आप भिंडी कैसे उगाओगे, वहां आप गोभी कैसे उगाओगे, आलू कैसे उगाओगे, और शिमला वाली शिमला मिर्च कैसे उगाओगे? टेम्परेचर तो बहुत कम है, उतने कम टेम्परेचर में फसलें कैसे सर्वाइव करेगी? उसका एक तरीका होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही सनलाइट सही, तो हम क्या बोलते हैं, ग्लास का हाउस बना देते हैं। ग्लास हाउस, ग्लास मतलब कांच, शीशा, है ना। तो क्या होगा, इस ग्लास के हाउस में हमने बना दिया, ये सनलाइट तो आ गई, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हो आप, प्रवेशी सौर विकिरण, लघु तरंगीय सौर विकिरण इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके अंदर प्रवेश कर गया, इसके अंदर की जमीन ने, कांच ने इसको एब्जॉर्ब किया, और धीरे धीरे वो उसको छोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन जो आने वाला सौर विकिरण था, इसकी तरंग दैर्ध्य लघु थी, छोटा था, ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, ज्यादा पावरफुल था, तो इस कांच की दीवार को, इस कांच के कमरे को भेद कर अंदर घुस गया। लेकिन जब वो वापस जाने वाला है, वापस जाने वाला जो पार्थिव विकिरण है, जो अवरक्त तरंगों के रूप में जाता है, वो वापस नहीं जा पाता। तो क्या रहता है, इसके अंदर गर्मी मेंटेन रहती है। गर्मी मेंटेन रहती है तो हम इजिली फसलों को उगा सकते हैं, लौकी, तोरी, गोभी, शिमला मिर्च, आलू सब उगा सकते हैं। ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेम काम हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ये सेम काम हमारे एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है बच्चा। ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है बच्चा, वायुमंडल है। ये वायुमंडल भी ऐसे ही काम करता है। सूरज से आने वाली किरणें, जिसको हम लघु तरंगीय सौर विकिरण बोलते हैं, इनको तो आने देता है, लेकिन जो पृथ्वी से जाने वाला दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण है, उसको थोड़ा सा तकलीफ देता है, इतनी आसानी से जाने नहीं देता, थोड़ा रुक के जाता है, ना। आपने हीट बजट ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा, हीट बजट जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। अब धीरे धीरे जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, अगर हमारे वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसी गैसेज है, अगर वो गैसेज हमारे वायुमंडल के अंदर ज्यादा आ गई, क्षोभमंडल के अंदर वो गैस ज्यादा मात्रा में है, तो वो क्या करती है, ये यहां से जाने वाले पार्थिव विकिरण को, ये वाला जो जा रहा था, इसको बोलेगी वापस जाओ, कहां जा रहे हो, है ना। दरवाजे पे बैठे हुए जैसे दादाजी है, बाहर निकलने नहीं देते ना गाँव में, गेट पे दादाजी ने कुर्सी डाल दी और माचा डाल दिया, माचा मतलब खाट, और उसमें अपनी हुक्की लगा के बैठ गए, तो मजाल ले, बिना पूछे कहां जा रहा है, कटे जा रही हो, है ना। वो दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कौन है दोस्त, का नाम क्या है, उससे, आकाश से मिलने जा रहा हूँ। आकाश किसका, उसका, उन वाला। गलियों में घूमता हुआ देखता हूँ, सही रास्ते पे नहीं चल रहा, चल भीतर हो ले, बोलते ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो सेम जो यहां प्रभाव पैदा हो रहा था, सेम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी होता है। बोलिए, तो ऐसी बहुत सारी गैसेस है, आपने पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर दो कैटेगरी में डालते हैं बच्चा। चलो पहले आपको बता देता हूं, वाटर वेपर, नाम सुना है आपने, वाटर वेपर, जल वाष्प। ये प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है। अगर आपके वायुमंडल में जलवाष्प नहीं होगी, जलवाष्प क्या करती है, सूरज से आने वाली को तो आने देती है कुछ मात्रा में सूरज से आने वाली को भी अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो पृथ्वी से जाने वाला दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण होता है, उसको रोकने का काम करती है वाटर वेपर। तो अगर यूपीएससी कभी पूछ ले नेचुरली सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, अनडाउटेडली वाटर वेपर। सर जी फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रॉब्लम है, वो मानव जनित है ना। वैसे CO2 क्या है, प्राकृतिक रूप से अल्प मात्रा में है, प्राकृतिक रूप से अल्प मात्रा में है, मिलती है, लेकिन मानवीय गतिविधि, आपने ईंधन को जलाया, इंडस्ट्री में आपने यूज किया ईंधन को, गतिविधियों से उत्सर्जित CO2 सबसे, है ना, प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैसेज में से एक है ये। तो नेचुरली सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर। जो आज हमारे लिए चिंता का विषय है वो कौन सी है, वो CO2 जो इंसान पैदा कर रहा है। दोनों में फर्क समझ में आया आप लोगों को, जल्दी बताओ। वाटर वेपर जल वाष्प, जिसको आपने आर्द्रता के नाम से पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये सबसे प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस पैदा करने वाली, अगर पूछ ले नेचुरली अवेलेबल गैसेज में से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस कौन सी है, वाटर वेपर। और मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है, CO2, क्योंकि हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उससे CO2 निकलती है, और CO2 सेम काम करती है, रोकती है। दादाजी है वो, है ना, दादाजी है। जल्दी से जवाब दीजिए मुझे बच्चा पार्टी, सैटरडे तक दबा के पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ, मुझे नहीं दिख रहे थे, अब दिखना शुरू हो गए, अब मेरे कमेंट अब शो होने शुरू हो गए, 100% क्लियर है। हाँ मुझे लगा जवाब ही नहीं दे रहे, कहाँ सो गए। हाँ हाँ, मेरा कमेंट बॉक्स रुका हुआ था बच्चा, मैंने ऑन कर लिया। चलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे बच्चा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है ना। गैसेस कौन सी है जो जिम्मेदार है, गैसेस में बच्चा पहली है जलवाष्प, है ना, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, उसके बाद आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया बच्चा, है ना, परफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, ये सब हुआ है। ये सारी ग्रीन हाउस गैस है बच्चा, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं, क्या ये इतनी तकलीफ है सर, इन ग्रीन हाउस गैसेस से हमें इतनी ज्यादा तकलीफ है ना, बुरी है क्या, नहीं।
एक और चीज समझो, यदि ग्रीन हाउस गैसेज ना होती, न होती, कहां पे, हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में, तब तब क्या होता बच्चा, पृथ्वी का तापमान लगभग -19 डिग्री सेल्सियस होता। कितना होता, -19 डिग्री सेल्सियस। हमारी अर्थ जम चुकी होती। इन्हीं की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनको तो अभी अलग रखते हैं, इनके लिए इंसान ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन इसके इसके और इसके लिए इनके ये प्राकृतिक स्रोत भी है। ये वाली के प्राकृतिक स्रोत कम है, मानव की वजह से ज्यादा है। ये जो तीन गैसेज जो आप देख रहे हो, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अगर ये ना होती, पूरी पृथ्वी बर्फ के क्या होती, गोला होती, बर्फ का गोला होती। समझे? अब इनके होने की वजह से क्या हुआ, तो क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान, पूरी पृथ्वी का बात कर रहा हूं बच्चा मैं, हमारे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस है। ये सब किसकी वजह से हो पाया है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसेज अच्छी है या बुरी, अच्छी है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। प्रकृति ने एक संतुलन बना के दिया था, इंसान ने क्या कर दिया, इसका, इस कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा में एमिशन करना शुरू कर दिया, तो प्राकृतिक जो संतुलन था वो बिगड़ रहा है। और जब हम बोलते हैं ना, बहुत सारे आप क्लाइमेट चेंज से संबंधित संगठन या बहुत सारी बैठकों के बारे में जब हम बात करेंगे और हम बोलेंगे कि टेम्परेचर, हमें कोशिश करना है कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम रोक ले, इससे ज्यादा बढ़ने ना दे, तो हम किसकी बात करें, इस औसत से बात करते हैं बच्चा। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर बढ़ते क्योंकि पूरी पृथ्वी का औसत तापमान बदल जाएगा, तो समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कोशिश करें कि इससे ज्यादा ना बढ़े और किसी भी कीमत पे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी सुन लो, है ना, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, अब सच भी ना बोलूंगा तो फिर क्या मतलब है। ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, काफी क्लोज आ गए। और ये बहुत सारी रिपोर्ट से भी, बहुत सारी रिपोर्ट से ये क्या बच्चा, एविडेंस आ रहे हैं कि अगर जैसा चल रहा है आने वाले 30-40 साल हमने ऐसा ही कंटिन्यू रखा तो ये टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं कि इससे ज्यादा ना हो, और अगर बहुत ज्यादा भी हो तो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, यानी कि कितना हो, 17.5 से 18 डिग्री सेल्सियस तक की पृथ्वी का औसत तापमान है। लेकिन बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिस तरह से इंसान चल रहा है ये कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। यानी कि हमारे सारे प्रयास क्या है, खराब होने वाले हैं। सर एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसका इसमें ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, नाइट्रोजन का उतना रोल नहीं है बच्चा। नाइट्रोजन का रोल है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ज्यादा डेंजरस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जल वाष्प कैसे करता है, जल वाष्प तो करता ही है बच्चा, एटमॉस्फेयर के अंदर जल वाष्प होगा, वो पार्थिव विकिरण को जाने ही नहीं देता, वापस भेज देता है, अवरक्त तरंगों के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये उसकी नेचुरल एक प्रूवन फैक्ट है, आपको नहीं पता तो आज आपको समझ लेना चाहिए। ओहो, क्लाइमेट में आज कॉलेज में असाइनमेंट दिया, ओ माय गॉड, अगर आज की क्लास के बाद देते तो पक्का बच्चा, है ना, माहौल जम जाता आपका। एक दिन लेट हो गए इस क्लास में, है ना, मैं शनिवार वाली क्लास ले लेता तो आपका ये क्लाइमेट असाइनमेंट मस्त जाने वाला था। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं एक एक करके, ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं, एक एक करके हम बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करेंगे, जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेज है, सब पे बात करते हैं बच्चे एक एक करके। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सबसे पहले हम लेके आते हैं जलवाष्प के बारे में बात करते हैं। जलवाष्प जिसको आप बोलते हो वाटर वेपर, ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके हर गैस के हम स्रोत देखेंगे, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरली, और मानवीय स्रोत क्या है इसके, कहां से, क्या मानव जलवाष्प को उत्पन्न कर रहा है या प्राकृतिक रूप से आ रही है। ठीक है सर, कोई बुक पढ़नी है क्या, कोई बुक नहीं पढ़नी बच्चा, नो बुक। करंट अफेयर लेकिन जरूर पढ़ना है, करंट अफेयर, क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन उन करंट अफेयर को समझने के लिए आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। समझ गए ना, जैसे क्लाइमेट चेंज पे कोई करंट अफेयर में कोई मुद्दा आया, क्लाइमेट चेंज क्या है, इंपैक्ट क्या है, कैसे क्या हो रहा है, उन सब के लिए क्लासेस जरूरी है। तो एनवायरमेंट का 50% क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आ रहा है, तो करंट अफेयर पे पैनी नजर रखनी है बच्चा, क्योंकि मैं तो ये कोर्स कब पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, एग्जाम कब होगा, मई में, तो बहुत सारा करंट अफेयर आएगा आने वाले महीनों में, आपको सब पढ़ना है। तो पूरा फाउंडेशन तैयार करके दे रहा हूँ मैं आपको, बायोडाइवर्सिटी पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया, इकोसिस्टम, इकोलॉजी सब कुछ आता है आपको, तो करंट में जो भी आएगा आपके लिए वो नया नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। करंट अफेयर बड़ी ईमानदारी से करना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन या कई बार तो 9 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही आएंगे। ठीक है, ओके, कोई बुक नहीं पढ़नी बच्चा, कोई किताब नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये क्या है बच्चा, प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य ताप आता है पृथ्वी पर, सूर्य तप, सूर्य तप से क्या होता है, सूर्य तप से क्या होता है, जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये इसका मुख्यतः, है ना, मुख्यतः प्राकृतिक
स्रोत ही है, मतलब जब भी ये मिल रही है हमें नेचुरली मिल रही है। मानवीय स्रोत, यहां पे लिखते हैं मानव का जलवाष्प को उत्पन्न करने में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंसान जलवाष्प की दर को बढ़ा रहा है। ये समझना बच्चा, हमें पता है जलवाष्प कैसे होती है बच्चा, सन की लाइट आएगी, सन है, सन हमारे झीलों पे, समुद्र पे, वाटर बॉडीज पे आएगा, पढ़ा है ना आपने जल चक्र, अरे जल चक्र याद है ना बच्चों, जल चक्र याद था ना, सूर्य के ताप की वजह से, जल चक्र पढ़ाया था मैंने आपको, सूर्य के ताप की वजह से जल भाप बनेगा, ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे और उसके बाद जाके स्थल पे समुद्र पे बरसेंगे, यही चल रहा था वो, उसमें इंसान तो कहीं था ही नहीं। आप और मैं कहां बैठ के, हमने बताओ कौन सा गैस का चूल्हा लेके आप पैसिफिक ओशन में बैठे थे, पैसिफिक ओशन का पानी है ना, चूल्हा ऑन किया, 4 चूल्हे वाला बर्नर, 4 बर्नर वाला चूल्हा लेके आए, 4 बड़े बड़े हमने भगोने रख दिए है ना, उसके ऊपर पानी को गर्म करे जा रहे, पैसिफिक ओशन में डालते जा रहे, फिर दूसरा पानी भर रहे, रेट ऑफ इवेपोरेशन को हम बढ़ा रहे हैं। आपने मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि वाटर वेपर जितना भी है नेचुरली है, लेकिन आपने मैंने एक और काम किया है, हमने ग्लोबल वार्मिंग की है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आपने, मैंने और हम जैसे बहुत सारे इंसानों ने बढ़ाया है। तो अर्थ का वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से पृथ्वी क्या होगी, ज्यादा गर्म होना शुरू हो गई, ज्यादा गर्म होना शुरू हो गई तो क्या हो गया, अर्थ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से तो आपका मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमने क्या किया बच्चा, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को बढ़ाया है, और वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ना क्या कर देता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। सूर्यातप और सूर्याताप एक ही है क्या, हाँ एक ही है बच्चा, सूर्यातप, सूर्यताप या सूर्यातप एक ही है। बताओ मुझे अब इसमें करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओहो CO2 बोलते हो आप इसको, इसके प्राकृतिक स्रोत भी है बच्चा और इसके मानवीय स्रोत भी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कार्बन साइकिल याद है क्या आपको, कितने बच्चों को कार्बन साइकिल याद है, कार्बन साइकिल पढ़ाया था ना मैंने आपको, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र पढ़ा हुआ है आपका, कार्बन चक्र। कार्बन डाई इतना प्रभावित क्यों करती है, मैं बता रहा हूं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा हूं ना, मुझे टाइम तो दो बच्चा बताने का, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो माय लॉर्ड जज साहब, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मैं इस कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मुझे कृपया करके है ना 45 मिनट का समय दिया जाए, बोलिए। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत तो आप जानते हो, कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे ज्वालामुखी अगर कोई विस्फोट हो रहा है तो उससे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा CO2 गया है, और जब से पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो शुरुआती वायुमंडल से, वायुमंडल का जब निर्माण हुआ था तभी से उपलब्ध है ना, तभी से अवेलेबल है, जिसमें आप वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार को शामिल कर सकते हो। ज्वालामुखी उद्गार इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने एटमॉस्फेयर में CO2 को भेजने में। आई होप ज्योग्राफी के अंदर आपने वायुमंडल के निर्माण का 3 स्टेज होता है, हमारा जो आज का वायुमंडल है ना जिसमें आप रहते हो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.8% है ना, ये 3 स्टेज में बना था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिए होंगे तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो हाँ, इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड तभी से था, लेकिन ये जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल है ना, एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधों ने लिया, पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस किया, अपने अंदर स्टोर किया, जीवों ने पेड़ पौधों की पत्तियां खाई, फिर जीवों के अंदर जाके स्टोर हो गया, फिर पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, जीव बहुत सारे जमीन के अंदर दब गए, पेट्रोल बन गया, कोल बन गया, नेचुरल गैस बन गई, हमने उसको जलाया, इंडस्ट्री से वो वापस चला जा रहा है, वो एक पूरा कार्बन साइकिल हमने देखा था। मानवीय गतिविधियों से क्या हुआ, मानव की गतिविधियां क्या है बच्चा, हमने जीवाश्म ईंधन का दहन किया है, जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है, हमने क्या बच्चा, पारितंत्र में बहुत सारा बदलाव लेके आए हम, जैसे हमने भूमि उपयोग परिवर्तन को बदला है, भूमि उपयोग परिवर्तन, तो आपकी जमीन के अंदर नेचुरली बहुत सारा कार्बन स्टोर था है ना, उसको हमने जमीन का जैसे ही हमने पैटर्न चेंज किया उपयोग करने का, डिफोरेस्टेशन किया, पेड़ पौधों को हमने काटना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो स्टोरेज कम होता चला गया। उसके बाद हमारे बहुत सारे उद्योग है, सीमेंट उद्योग है ना, धातु उद्योग है बहुत सारे, उन उद्योगों से क्या हो रहा है बच्चा, उन उद्योगों से भी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इन सारी गतिविधियों से क्या हो रहा है ना, क्या हुआ कि जो मानवीय उत्सर्जन है ना, मानवीय गतिविधियों से जो उत्सर्जन हो रहा है बच्चा, दैट इज ग्रेटर देन प्राकृतिक भंडारण क्षमता, जिसको आप कई बार बोलते हो नेचुरल सिंक, नेचुरल सिंक, नेचुरल सिंक यानी कि प्राकृतिक रूप से सिंक हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, या कार्बन साइकिल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, बहुत सारे पेड़ पौधे है ना, या समुद्र है, समुद्र का पारितंत्र है, उसने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ था। अब भाई मेरे भी खाने की एक लिमिटेशन है ना, आपके घर में 4 रोटियां होगी तो मैं खा लूंगा, आपके घर में 8 रोटी बन जाए एक्स्ट्रा, तो भाई मैं 8 रोटी खा के अपना पेट थोड़ी ना फाड़ लूंगा, मैं ब्लास्ट थोड़ी ना होना है, मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ही ग्रहण कर सकता हूं, समझ गए। तो क्या हुआ, नेचर जितना एब्जॉर्ब कर सकती थी हमने उससे ज्यादा उत्सर्जन करना शुरू कर दिया मानवीय गतिविधियों से, तो क्या हो गया, मानवीय उत्सर्जन इज ग्रेटर देन प्राकृतिक भंडारण क्षमता, यानी कि नेचुरल सिंक से ज्यादा हो गया। बताओ मुझे,
क्लियर? जवाब दिया करो भाई, मुझे जवाब दिमाग में सेट बैठा नहीं बैठा? क्लियर है, दैट्स ग्रेट। तो आप चाहे कुछ ही करो बच्चा, आप मिट्टी का तेल जलाओ, आप लकड़ी जलाओ, समझो हर चीज से, मिट्टी का तेल, लकड़ी, और उसके बाद डीजल, पेट्रोल, विद्युत जो संयंत्र है, कोयला, कुछ भी करोगे सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप जो भी एक्ट करोगे, आप किसी भी इंडस्ट्री से कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, इंडस्ट्रीज को चला रहे हो, वहां से जो निकलने वाला एमिशन है, धुआं है, या जो उत्सर्जित हो रहा है उस इंडस्ट्री से, उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बड़ी समस्या है बच्चा, सबसे बड़ी समस्या यही है। अवेलेबल कहां लिखा है मैंने? अवेलेबल तभी से अवेलेबल है जैसे ज्वालामुखी उद्गार। नेक्स्ट आया बच्चा, सुन लो, असली एक और खिलाड़ी है, मीथेन है। मीथेन, जिसे आप CH4 के नाम से जानते हो, स्कूल में पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, मीथेन गैस पढ़ी है क्या? मीथेन गैस, ठीक है। चल, इसका भी हम एक बार तो देखते हैं प्राकृतिक, और फिर देखते हैं मानवीय। देखो, अगर मीथेन को टेक्निकली देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा भयंकर ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसके साथ दो चीजें अच्छी है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज हो रही थी, ये लगभग हर ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज नहीं होती। पहली बात तो ये, इसके उत्सर्जन के स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मेहमान है, एक ऐसा मेहमान आ जाता है ना शादी ब्याह में। देखो यार, शादी ब्याह में दो तरह के लोग आते हैं, समझो उस चीज को। शादी ब्याह में आपका फूफा भी आ रहा है, शादी ब्याह में आपका मासा मासी भी आ रहे हैं, आते हैं या नहीं? शादियों में फूफा भी आता है, बुआ भी आता है, बुआ भी आ रहा है, बुआ भी आ रही है, इधर मासा मासी भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे फूफा क्या आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, 2 डेज के लिए, फूफा फुल चौड़ में है, फूफा का आतंक है घर के अंदर, फूफा जी आ गए, बुआ जी आ गई, है ना, माहौल है, तेरी बुआ आ गई, फूफा भाई कम ही मुंह लगना इनके, घर का माहौल भयंकर खराब कर सकते हैं। तो क्या है, 2 ही दिन के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या है, ये मासा मासी आ गई, शादी से पहले मासी आ जाती है, सपोज करो आ गई मासी, अब वो 3 महीने से घर पे है ना, जा ही नहीं रही। शादी से पहले आ गई थी 1 महीने, और शादी के बाद ना, मोन्टू की शादी थी, हमारे मोन्टू की शादी, उसकी शादी से 1 महीने पहले आ गई, और मोन्टू की शादी के आने के बाद बहू भी आ गई, है ना, उसके बाद बहू का हाथ का खाना भी खा के जाएगी, बहू के सारे तौर तरीके भी देख के जाएगी, और बीच बीच में जी जी, है ना, मोन्टू की बहू सुबह जल्दी ना उठती। अब बहू आने का भी क्या फायदा हुआ बहन तेरे को, ये तो महारानी 9 बजे उठ के आती है, और तू तो सुबह 6:30 बजे चाय पी लेती है, समझ रहे हो? अरे कोई बात नहीं, नई नवेली बहू है, चल कोई बात, मैं तो बता रही थी बहन तेरे को, मैंने कुछ बोला मोन्टू की घरवाली के बारे में? फिर अब बेचारी पे नया नया तुम्हारे घर के हिसाब से खाना बनाना नहीं आता, इसके खाने में स्वाद को नहीं, स्वाद को नहीं, मोन्टू तो भूखा मरेगा हमारा, ठीक है। कोई बात नहीं, नई नई आई है, अब सास भी सोच रही है नई नई बहू है, और वो करते करते 1.5 से 2 महीने में ना घर का माहौल ऐसा खराब कर देगी, है ना, सास बहू है ना वर्सेस करके चली जाएगी, दुश्मन कर देंगे। तो देखो, ज्यादा डेंजरस तो फूफा बुआ थी, लेकिन 2 ही दिन रह के गई। ये मासी शुरुआत में उतनी डेंजरस लग नहीं रही थी, लेकिन मासी 3 महीने रह के गई, पूरा माहौल खराब करके चली जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये मीथेन है। आई बात समझ में? ठीक है, ये है कहानी। देखो, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 100 साल तक रहती है, मीथेन मैक्सिमम 12 साल एटमॉस्फेयर में रह सकती है, उसके बाद नेचुरली डिग्रेडेशन हो जाता है। ऑल दो मीथेन 21 गुना ज्यादा डेंजरस है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ये कौन है? फूफा। ये कौन है? ए कौन है? मासी, है ना। अदरवाइज मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दिया, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दिया है, ठीक है। मासी फूफा वाले एग्जांपल में से ये सेट है बच्चा, इनका कॉम्बिनेशन ये है। एक वो बच्चा पूछ रहा था ना, सर कार्बन डाइऑक्साइड से इतना टेंशन क्यों है, बाकी भी तो है, उनसे क्यों तकलीफ ना है? सर आपने रियल में देखा है क्या? तो क्या हम समाज में पैदा नहीं हुए? तो कहीं कोई रिश्तेदार ये काम करता है, कहीं दूसरा रिश्तेदार काम करता है, जरूरी नहीं बुआ फूफा और मासी का एग्जांपल, और भी रिश्तेदार हो सकते हैं, मामी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, पड़ोस की कोई आंटी भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग उसको खाला कहते हो, ठीक है बच्चा, हाँ समझ गया, अलग अलग धर्म में अलग अलग रिलेशन का अलग अलग नाम है। तो ये दोनों की समस्या है बच्चा। तो ये पहले हम जानते हैं इसका प्राकृतिक, प्राकृतिक कहां से आ रही है, ये प्राकृतिक रूप से कहां से आई, फटाफट देखते हैं। इसका जो प्राकृतिक स्रोत है, जंगल में आग लग जाती है ना, जब फॉरेस्ट फायर आप बोलते हो, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, जंगल में जब आग लगती है तो मीथेन रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन से भी निकल के आती है भैया ये, वहां से आ जाती है। उसके बाद जितनी भी आपकी स्थलीय पारितंत्र है, और जो आपका जलीय पारितंत्र है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के अंदर आप जानते हो ना बच्चा, कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने का काम करते हैं, समझ गए? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु,
जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं सफाई कर्मचारी, जिसको मैंने बोला था कई बार स्टोरी सुनाई है ना। एक बार पहले समुद्री साम्राज्य था, नीला साम्राज्य बोला जाता था, है ना। उसके अंदर थे, कुछ को मेहमान बोला गया, कुछ को नागरिक बोला गया, राजा रानी बोला गया, याद आया सब कुछ। वहां मैंने एक सफाई कर्मचारी बताए थे आपको। तो ये सफाई कर्मचारी जो है स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के अंदर, जलीय पारितंत्र स्थलीय पारितंत्र के अंदर जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जो मृत पदार्थ का क्या कर रहे थे, मृत पदार्थ का विघटन कर रहे थे, उस विघटन से CH4 रिलीज होती है। और जहां पे इन एरोबिक कंडीशन ज्यादा होगी, मतलब जहां पे इन जीवाणुओं के लिए अवायवीय दशाएं, अवायवीय दशाएं मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे आर्द्र भूमि है बच्चा, आर्द्र भूमि क्या होती है, जलयुक्त क्षेत्र है, आर्द्र भूमि जलयुक्त क्षेत्र है, अवायवीय दशाएं है, पानी से ढका हुआ है, एटमॉस्फेयर से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसी अवायवीय दशाओं में CH4 ज्यादा रिलीज होता है। बोलो। अब ऊपर वाले ने सर चीज का कोई जुगाड़ नहीं किया था, ऊपर वाले ने जुगाड़ करके रखा था। ऊपर वाले ने बोला जब ये पृथ्वी बसाई जा रही थी और इसके पारितंत्र बनाए जा रहे थे और मासी की इस हरकत के बारे में पापा जी को पता चल गया था, ठीक है ना। तो पापा जी ने कुछ नहीं किया, पापा जी घर में बिल्कुल शांत थे, वो देख नहीं रही थी हमारी मासी हरकत करती है। अरे मासी मैं नाम ले रहा हूँ, है ना, वो बुआ भी हो सकती है, कोई और रिश्तेदार हो सकता है, अभी के रेफरेंस में मासी। तो पापा जी ने और दादाजी ने मासी का क्या और मासा का क्या इलाज करके रखा हुआ था, उन्होंने ये इलाज कर रखा था, है ना। वो मिनट मिनट में जब भी माँ और मासी बात करते रहते थे, कमरे में बैठ के बात करते तो कमरे में आ जाते थे किसी बहाने से, अरे मेरा कोई सामान रखा था यहाँ, चुप हो जाते थे वो। हर 15-20 मिनट में ऐसा दौरा मारते रहते थे घरों के अंदर, ठीक है। और मासी का कमरा ऊपर भी किया हुआ था और ऊपर वाले कमरे में CCTV कैमरा भी लगा रखा था, ठीक है। तो ये इलाज था। तो नेचुरली एक CH4 एक बड़ी समस्या बन सकती थी। उसके लिए ऊपर वाले ने क्या व्यवस्था की थी कि अगर जिन भी क्षेत्रों में हाई प्रेशर है और जिन भी क्षेत्र में कम तापमान है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जहां पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर था बच्चा, समझो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की जहां पे दशाएं थी, वहां पे जो मीथेन है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मीथेन हाइड्रेट में। मीथेन हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट का मतलब नेचुरली स्टोर हो गई, नेचुरली स्टोर हो गई, प्राकृतिक रूप से कुछ क्षेत्रों में इसको भंडारित करके रखा हुआ था। बोलिए। और हमने क्या बोला कि नेचुरली स्टोर है ये मीथेन हाइड्रेट, और इसको हमने बोला था मीथेन टाइम बॉम्ब, मीथेन टाइम बॉम्ब। जब तक दादाजी का पिताजी का घर में दबदबा है ना, तब तक कभी मासी का मुद्दा उठानी, है ना। पिताजी थोड़ा रिटायर के नजदीक हो गए, माताजी के बच्चे जवान हो गए, ठीक है। घर में अब पिताजी की नहीं दादाजी की नहीं बच्चों की चल रही है ना। माँ के 2 शेर तैयार हो गए, है ना, शेरनियां तैयार हो गई। अब माँ का पूरी जिंदगी का दर्द बाहर निकलना शुरू। तेरी मासी आती थी घर में, ऐसा होता था, बहुत ही दबा के रखा जाता था, हम दोनों बहनों को कभी बैठ के बात तक नहीं करने दी। मेरी बहन कुछ भी बोलती थी उसको यही बोला जाता तो चुप रहे, ये तेरा करनी है। अब वो टाइम बॉम्ब फटने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा बच्चा, टेम्परेचर का बढ़ना, तो लो टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लो प्रेशर में। तो ये मीथेन हाइड्रेट के रूप में जो जमा है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए भी एक बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज इसलिए भी बड़ी समस्या है कि बहुत सारा मीथेन जो नेचुरली स्टोर्ड पड़ा था वो अब रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में, बोलिए। ठीक है। मानव क्या कर रहा है, मानव बच्चा कृषि गतिविधियां, विशेषकर जो आपके पैडी फील्ड्स होते हैं, धान की खेती, धान की खेती में क्या होता है बच्चा, धान उगा रहे हो, धान मतलब चावल, चावल आपने उगाया, चावल तो क्या है, पानी से भरा रहता है खेत, और वही पानी से भरा है, अवायवीय दशाएं हो रही है, अवायवीय दशाएं। तो जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो उससे क्या होना शुरू हो जाएगा, उससे मीथेन रिलीज होगा। तो मानवीय गतिविधियों से धान का जो खेत है बच्चा एक काफी इंपॉर्टेंट मानवीय गतिविधि है, पैडी फील्ड्स। दूसरा कहते हैं जो पशु है, पशुपालन है। पशुपालन में हम घरों में क्या करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सबको क्या करते हैं, पालते हैं ना बच्चा, दुधारू पशु पशु है। ऊंट को भी पाल लेते हो, अरे ऊंट ऊंटनी, ठीक है, सबको पालते हैं हम। अब कहते हैं इन जानवरों के जो गट है, गट मतलब पेट, है ना, जिसको कहते हैं क्या गट फीलिंग है, क्या चल रहा है पेट में, तो इनके गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, जब भोजन ये खाते हैं, घास खा रहे हैं, जो भी चारा खा रहे हैं, और उनके पेट में जब जाता है तो वो जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसका पाचन करना, है ना, आंतों में पाचन हो रहा शुरू हो गया, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पाचन क्रिया के दौरान कार्बन, ये मीथेन CH4 इसका रिलीज होता है। तो कहते हैं ना, पशु जब जुगाली कर रहा होता है तो उसका भोजन पचता है। भैंस नहीं देखी, गाय भैंस जुगाली करते रहते हैं, मुंह में झाग से निकलते रहते हैं, कहते हैं क्या कर रही है, अपने भोजन को पचा रही है वो। तो उनके गट के अंदर, उनके आंत के अंदर ऐसा बैक्टीरिया है जो पाचन क्रिया के दौरान मीथेन को रिलीज करता है। तो क्या होता है बच्चा, इन पशुओं में पाचन क्रिया के दौरान क्या रिलीज होता है, CH4 रिलीज होता है, CH4। बताओ। उसके बाद जो आप पशु खाद बनाते हो, पशु अपशिष्ट से जो खाद बनाते हो, गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, है ना, पशुओं के पशु खाद बनाते हो, तो उस खाद का जो टैंक होता है, उस टैंक से भी बच्चा CH4 रिलीज होती है। ओके। उसके बाद जब आप क्रूड ऑयल, क्रूड तेल, प्राकृतिक गैस का जब उत्पादन करते हो प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में बच्चा, दहन की बात नहीं कर रहा, उत्पादन, भाई क्रूड ऑयल को निकाल रहे हो ना जमीन से,
आप नेचुरल गैस को जमीन से निकाल रहे हो, उसके उत्पादन के दौरान भी आपका CH4 रिलीज होता है। उसके बाद जो आपका नगरपालिका अपशिष्ट है, नगरपालिका का जो वेस्ट है अपशिष्ट, उससे भी CH4 निकलता है। उसके बाद जब आप जल शोधन करते हो, जल के शुद्धिकरण की जो तकनीक है, अपशिष्ट जल शोधन से, अपशिष्ट जल शोधन से वहां से भी CH4 निकलता है। तो इसके काफी सोर्स है। तो आपके राइस फील्ड एक पोटेंशियल सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ये है धान की खेती। और इधर क्या है, वो वेटलैंड, वही अवायवीय दशाओं में बैक्टीरिया के द्वारा विखंडन किया जा रहा है। अब आप ये बोलोगे सर, है ना, कुछ बच्चों के मन में आया होगा, सर खाना तो हम भी खाते हैं, हमारे पेट में वो बैक्टीरिया ना है, इंसान में और जानवर में कुछ तो फर्क होगा। ऊपर वाले ने इंसान के, है ना, टमी के अंदर, गट के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं भेजा, वरना हम भी चलते फिरते मीथेन के सोर्सेस होते। खाना खा लिया, चलो थोड़ी मीथेन निकाल देते, 4 लोगों को तो इधर ही बेहोश कर दिया मैंने, है ना, ऐसे फूंक मारी और तिल्ली लगा दी, जल गए मेरे जलने वाले। मीथेन क्या है, फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। इंसान के गट में भी क्या होता अगर मीथेन होता, आपने 5 डकार मारी, तिल्ली लगा दी सामने वाले को, डकार से जला दिया हमने। ठीक है, तो इंसान के गट में ऊपर वाले ने वो बैक्टीरिया लगा के नहीं भेजा। लेकिन वो पहले कार्टून नहीं आते थे, कार्टून बचपन में कार्टून फाइटिंग वाले मुंह में से आग फेंकते थे, वो मारियो वाला नहीं देखा था, मारियो, मारियो जब जाता है लास्ट में, मारियो वाला गेम आता है ना, वीडियो गेम, लास्ट में जब जाता है तो एक जानवर सा होता है, मुंह में से आग की गोली निकालता है, इंसान भी ऐसा ही होता। अब असली बात है, ह्यूमन गट के अंदर तो नहीं है ना, ह्यूमन गट के अंदर नहीं है, ह्यूमन फार्ट में है। लेकिन ह्यूमन फार्ट समझते हो, ह्यूमन गट में वो बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन इंसान भी मीथेन रिलीज कर सकता है। कुछ इंसान, ऐसा बोला गया, साइंटिस्ट ने बोला है कि 30 से 50% ह्यूमन बीइंग्स, 30 से 50% ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे फार्ट, फार्ट समझ गया बच्चा, हिंदी में नहीं बोलूंगा, जिसको अंग्रेजी में समझ में आ जाए तो ठीक है, जब वो फार्ट करते हैं, उस फार्ट से मीथेन निकलती है, उस फार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, उस फार्ट से हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है। यस, ये भी ज्वलनशील है ना, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग नहीं करते बच्चा, केवल 30 से 50% ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पर रहने वाले ऐसे, जिनके फार्ट से, समझ गए। तो याद है वो 3 इडियट मूवी, 3 इडियट मूवी के अंदर वो याद है क्या, चतुर्लिंगम, 3 इडियट मूवी में याद है ना चतुर्लिंग, अरे वो पढ़ाकू सा होता है वो, है ना, और जब वो फरहान और जब वो राजू रेंचो को ढूंढने के लिए जाते हैं उसकी कार में बैठ के, फिर क्या डायलॉग बोलता है, अरे ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही जिम्मेदार है। चलो, चलिए ये बात तो चलो हो गई, कोई ठीक है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी। नाइट्रस ऑक्साइड पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है बच्चा, ठीक है, N2O जिसको आप बोलते हो, टेक्निकल नाम है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसके भी प्राकृतिक स्रोत है, यस, प्राकृतिक स्रोत है। आपने याद होगा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था ना आपने, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है ना मुझसे, नाइट्रोजन साइकिल, इस नाइट्रोजन साइकिल से एमिशन होता है, जो नाइट्रोजन चक्र हमने पढ़ा, नाइट्रोजन चक्र के दौरान, उस पूरे चक्र के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। पेट दर्द हो गया, क्या खाया था सुबह, अरे इतने सारे बच्चों के पेट में दर्द कैसे हो सकता है, सुबह कुछ तो गड़बड़ खाया आप लोगों ने, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ खा के आए हो, एक साथ इतने सारे बच्चों के पेट में दर्द कैसे हो सकता है भाई, गड़बड़ है भाई, क्या खा के आए हो। चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद इलाज करा लेने चले जाना अपना, ठीक है। तो इसमें कहते हैं जो कृषि कार्य है नेचुरली कहां से बचा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, मानवीय स्रोत में, मानवीय स्रोत में क्या बचा, कृषि गतिविधियों से होती है। और जो हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के दहन से होती है बच्चा, जीवाश्म ईंधन है ना, वही पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वो सारी चीजें है। अपशिष्ट पदार्थों का शोधन है, वेस्ट का ट्रीटमेंट अपशिष्ट शोधन से। उसके साथ कहते हैं औद्योगिक क्रियाओं से, बहुत सारी औद्योगिक क्रियाएं है बच्चा, औद्योगिक क्रियाएं अगर आपको याद हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करी थी हमने, उर्वरक उद्योग है, नाइट्रोजन बेस्ड है। उसके बाद कहते हैं बच्चा एडिपिक एसिड होता है आपका, एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड होता है। एडिपिक एसिड बेसिकली क्या होता है, इसका इस्तेमाल फाइबर निर्माण में करते हैं ना, फाइबर निर्माण के लिए, उससे भी ये होता है बच्चा। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, इन सबसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। बोलो, अरे सुधर जाओ, इसलिए आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देता। नहीं नहीं, गलत बात है बच्चा, है ना, ऐसे ऐसे नहीं करते। ये क्या बच्चा, फिर है फ्लोरो फ्लोरिनेटेड गैसेस, फ्लोरिनेटेड गैस है, ठीक है, फ्लोरिनेटेड गैस, जैसे आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अभी मैंने आपको बताया था, पर फ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्सा क्लोराइड है,
नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड है, NF3 बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। तो ये कहते हैं बच्चा हम कि ये जो फ्लोरिनेटेड गैस है, मतलब जिनके अंदर फ्लोरीन पाया जाता है, जिनमें फ्लोरीन मिलता है ना, फ्लोरीन मिलता है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरो। तो मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां मुख्यतः इसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। नेचुरली इसका ऐसा हमें कोई मेजर सोर्स नहीं है, मानवीय गतिविधियां इसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है बच्चा, जिम्मेदार है। तो ह्यूमन एक्टिविटी से जाते हैं बच्चा, ह्यूमन एक्टिविटी से जा रहे हैं। धान की खेती से कैसे रिलीज होती है बच्चा, सुनो, ये आपका, ये धान का खेत था, धान का खेत है, पूरा पानी से डूबा हुआ है बच्चा, टोटल पानी है, पानी है, एटमॉस्फेयर से इसका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, एटमॉस्फेयर से नहीं है। अब आपका कृषि क्षेत्र में भी तो अवशिष्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, मृत जैव पदार्थ, कुछ सड़ गल गया, कोई पौधे का ही है या कोई और कुछ घास वगैरह है, जो भी है वो वहां पैदा हो रही है। अब पैदा होने के बाद क्या है, बैक्टीरिया तो उसको तोड़ने फोड़ने का काम करेगा। तो बैक्टीरिया क्या काम करना शुरू कर देता है, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको तोड़ने का काम करेगा, और तोड़ते ही वो मीथेन को रिलीज करता है। तो जो काम वेटलैंड के अंदर हो रहा है, जो काम समुद्री परितंत्र के अंदर हो रहा है, सेम काम धान के क्षेत्र के अंदर हो रहा है। नेचुरल हमें इसका ऐसा, हाँ इसलिए मैंने बोला, यहाँ मैंने काफी देखा इसको बच्चा, फ्लोरिनेटेड गैसेस नेचुरली हमारा ऐसा कोई मेजर सोर्स नहीं है, है ना, फिर भी मैंने सेफ रखने के लिए मैंने मुख्यतः लिख दिया, कोई हमें ऐसा मेन नेचुरल सोर्स नहीं मिला फ्लोरिनेटेड गैसेस के लिए, मुख्यतः ह्यूमन एक्टिविटी से ही रिलीज हो रही है। हाँ हाँ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन के लिए ज्यादा डेंजरस है बच्चा। अब इसके बाद बहुत सारी उद्योगों से निकल रही है, आपके बहुत सारे उद्योगों से रिलीज होती है बच्चा ये। उसके बाद जो एरोसोल स्प्रे है, एरोसोल स्प्रे, एरोसोल स्प्रे जानते हो ना, वो डीओ मार लेते हैं घर के अंदर, रूम फ्रेशनर डाल लेते हैं, वो बोतल खोल के है ना, आवाज आती है पीते हो, उसकी वो सबका सब क्या है बच्चा, फ्लोरिनेटेड गैसेस है, फ्लोरिनेटेड गैसेस है, वो सब की सब फ्लोरिनेटेड गैसेस है। उसके पास, उसके बाद आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में, उत्पादों के निर्माण से, इन सबसे आपका क्या निकल रहा है बच्चा, इंडस्ट्री से, एरोसोल स्प्रे से, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण से, सबसे फ्लोरिनेटेड गैस रिलीज होती है, और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है बच्चा। ठीक है, अगर मैं कहूं ये फ्लोरिनेटेड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई सौ गुना ताकतवर है, ये एक बार अगर ये चली गई तो क्या ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ कुछ मेजर गैसेस पढ़ ली बच्चा हमने, जलवाष्प पढ़ ली, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ली, मीथेन पढ़ ली, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ लिया, और ये सारे फ्लोरिनेटेड गैसेस देख ली। ये मेन रेस्पॉन्सिबल है आपके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई एक स्केल तो बना रखा होगा ना, आप सोचोगे सर कौन सी गैस कितनी ज्यादा ताकतवर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमने ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का आकलन कैसे करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव का आकलन, कौन ज्यादा, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको बच्चा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, वैश्विक उष्मन संभाव्यता, वैश्विक उष्मन संभाव्य कितना है, उसका कितना पोटेंशियल है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन कितना पोटेंशियल है। ठीक है, इसके लिए साइंटिस्ट 3 क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं ना, इसके लिए क्या बचा, 3 क्राइटेरिया है, 3 मानदंड है। पहली बात, वायुमंडल में कितनी मात्रा में है, वायुमंडल में उस गैस का संकेंद्रण कितना है। ओके, दूसरा, वो कितने समय के लिए वायुमंडल के अंदर रहती है ना, उसकी अवधि कितनी है, वायुमंडल में कितने समय तक रह सकती है। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये होता है, उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को जानने का। और तीसरा है कि वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कितना है ना, उसका तापमान का अवशोषण, तापमान अवशोषण संभाव्यता कितनी है। इस 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्या, वायुमंडल में कितनी है, एक तो हो सकता है पूरे वायुमंडल में थोड़ी सी मात्रा में है, पहला। दूसरा, कितने समय तक रहती है, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल। और तीसरा, वो कितना आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को या सूरज से आने वाले रेडिएशन को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी क्षमता कितनी है। इसके आधार पर हमने बनाया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का एक इंडेक्स। ठीक है, इसका हमने एक चार्ट बनाया है बच्चा, वो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। और इसके लिए हम CO2 को बेस मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आधार बना के, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम कहते हैं बहुत सारी गैसेज है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेज है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक स्केल बना दिया, ये देखो बच्चा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो कितना अवशोषण कर रही है, कितना वो ज्यादा तापमान का अवशोषण करती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक बोलूं और मीथेन कितनी है, इससे 21 गुना ज्यादा है बच्चा, 21 गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से 310 गुना ज्यादा ताकतवर है। समझो, समझ रहे हो इस बात को भाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का गर्म करने की ताकत एक मान के चले, तो मीथेन की ताकत कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 21 गुना ज्यादा है, और नाइट्रस ऑक्साइड की ताकत 310 गुना ज्यादा है, और वहीं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ताकत 140 से 11700 गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी मैंने यहां पे लिखा था कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये देखो, यहां मैंने एक लाइन लिखी है ना, यहाँ पे ये CO2 की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा ताकतवर है ये सारी गैसेस।
ठीक है। लेकिन लेकिन हम तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे, वायुमंडल में कितनी मात्रा में है, कितने समय तक रहती है, और कितना तापमान का अवशोषण कर रही है। तो अभी हम ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल देख रहे हैं, 21 गुना ज्यादा, 310 गुना ज्यादा। अभी लेकिन हमें पता चला वो 21 गुना ज्यादा तो है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 21 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्या बचा, 5-7-10 सालों में अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा घबराने वाली बात है, 100 साल तक रहेगी कम से कम। तो इन तीन पैरामीटर पे हमें पता चलेगा कौन कितनी खतरनाक है, ओवरऑल उसका इंपैक्ट देखना है, तीनों चीजों को देखेंगे। तो इस चार्ट में मैंने आपको यही दिखाया है, ये देखो, मीथेन क्या है, 21 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन 12 साल ही रहेगी, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 100 साल तक रहेगी। मासी फूफा वाला एग्जांपल, बुआ वाला। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा समय तक रहेगी, लेकिन चिंता का कारण कम क्यों है, संकेंद्रण कम है। समझ गए तीन क्राइटेरिया, वायुमंडल में कितनी मात्रा में है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कितने समय तक रहेगी, और तीसरा कितना ज्यादा गर्म कर सकती है। तो ये क्या कर सकते हैं, 310 गुना ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा समय तक भी रहेगी, लेकिन अल्प मात्रा में एटमॉस्फेयर में, इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ पर फ्लोरोकार्बन, 6500 से 9000 गुना ज्यादा ताकतवर है, और 800 से 50,000 साल तक रह सकती है। लेकिन इसका मैंने क्या बोला, ये जितने भी फ्लोरोनेटेड है, ये जितने भी है, नेचुरल सोर्स नहीं है इनके बच्चा, इनका कोई प्रमुख प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो यानी कि इंसान की वजह से ही गई है ये एटमॉस्फेयर में, किसकी वजह से गई है, इंसान ज्यादा जिम्मेदार है। तो हम अपनी उन गतिविधियों को कंट्रोल करेंगे, बात खत्म, हो जाएगा वो कंट्रोल। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के नेचुरल सोर्स भी थे, मीथेन के नेचुरल सोर्स थे, इन फ्लोरोनेटेड गैसेस के नेचुरल सोर्सेज नहीं है। बताओ बात समझ में आई? अरे जल्दी जल्दी बोलिए भैया। ऑल क्लियर? एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, सर यूएनसीबीडी का पहला इवेंट कब हुआ था, है ना। फैक्चुअल चीजों को बच्चा गूगल कर लो, है ना, कोई भी डाउट हो ना। वैसे तो मैं कोशिश रखता हूँ कि फैक्चुअल फैक्चुअल जो जितना फैक्ट्स है मैं आपको एक्यूरेट दूं, लेकिन अगर एक दो में थोड़ा डाउट हो जाए ना, खुद से गूगल कर लिया करो। ऐसा तो यूएनसीबीडी का अगर आपको फर्स्ट फर्स्ट कॉप को लेके ना, कॉप 1 को लेके कोई डाउट है, देन गो गूगल, है ना, गूगल कर लो बच्चा, है ना, गूगल से आपको जो भी दो तीन देख लेना, दो तीन वेबसाइट को देख लेना, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, जो आने वाली चीजें होती है ऑलरेडी उस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है बच्चा, वहां गड़बड़ नहीं करते हम। चलिए, अब आपने जिंदगी में 4 कार्बन के बारे में जरूर सुना होगा। कार्बन के रूप देख लो बच्चा, है ना, बता देता हूं, 4 तरह का कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन। सर आप ज्योग्राफी का करंट अफेयर पढ़ा दिया कीजिए यूट्यूब पे। हमेशा पढ़ाता ही हूँ बच्चा, लेकिन इतना बैक टू बैक बिजी हूँ ना मैं, एक दिन की 3 क्लासेस है, ऑप्शनल क्लास, एनवायरमेंट क्लास, ज्योग्राफी क्लास, फिर वापस खत्म होगा, फिर किसी बैच में क्लास, फिर ऑफलाइन क्लास। तो फ्री होऊंगा तो पढ़ा दूंगा, वरना तो पढ़ाने में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। 4 तरह का कार्बन है बच्चा, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्राउन कार्बन और ग्रीन कार्बन, समझ लो अगर एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ब्लैक कार्बन क्या है बच्चा, आपने जो भी जीवाश्म ईंधन का दहन कर रहे हो, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, उसको जलाने से जो आपका ब्लैक कलर का, देखते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। किसी के घर के नजदीक कोई इंडस्ट्री होगी, किसी के घर के नजदीक कोई शुगर केन इंडस्ट्री होगी, शुगर इंडस्ट्री होगी, मील बोलते हैं ना जिसको, चीनी वाली मील होगी। तो आप देखना जब वो मील चलती है, एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे 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 ब्लैक 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 पार्टिकल उड़ते रहते हैं, और अगर आप छत पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपकी किताबों पे छोटा 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 आके वो जमा होना लगता है। दैट इज ब्लैक कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर है बच्चा वो। तो क्या है, आपको किसी भी ईंधन के अपूर्ण दहन से पैदा होने वाला पदार्थ है जो एटमॉस्फेयर के अंदर तैरता रहता है, ब्लैक कलर का होता है, सूट बोलते हैं उसको, सूट, क्या नाम है उसका बच्चा, सूट भी बोलते हैं उसको, सूट भी बोलते हैं, कनिकीय पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, ब्लैक कार्बन था बच्चा वो। आप कहते हैं व्हाट इज ब्लू कार्बन, कहते हैं समुद्री पारितंत्र ने जितनी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, दैट इज ब्लू कार्बन। बताए थे ना, सी ग्रास, सी वीड्स, है ना, फाइटोप्लैंक्टन, उनके अंदर जितना क्या है बच्चा, कार्बन स्टोर है, ब्लू कार्बन। तो समुद्र के द्वारा या तटीय पारितंत्र के द्वारा जितने कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखा गया है उसको हमने बोला है ब्लू कार्बन। ठीक है, उसके बाद आता है ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन क्या है, खेतों में आपके, है ना, खेतों में फसलें उगा लेते हैं हम, और बाद में जो फसलों के अपशिष्ट बचते हैं उनमें हम आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद जो कार्बन रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्राउन कार्बन। फिर आया आपका ग्रीन कार्बन, जो 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 कार्बन आपके पेड़ पौधों के अंदर, वृक्षों के अंदर स्टोर पड़ा है उसको हम बोलते हैं ग्रीन कार्बन। एक है रेड कार्बन, रेड कार्बन है बच्चा, जो आपके बायोलॉजिकल पार्टिकल्स और स्नो और आइस से रिलीज हो रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, वो मीथेन क्या है, बर्फ के अंदर स्टोर पड़ी है, लेकिन जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगा, आइस मेल्ट होगा, आइस के मेल्ट होने से वो मीथेन हाइड्रेट के रूप में जो जमा थी वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड कार्बन। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, पराली जलाने से जो कार्बन रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्राउन कार्बन। जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो कार्बन रिलीज हो रहा है ब्लैक कार्बन। तटीय परितंत्र में जो स्टोर है ब्लू कार्बन, स्थलीय परितंत्र में जो कार्बन स्टोर है ग्रीन कार्बन, और जो ठंडे क्षेत्रों में आइस के मेल्ट होने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से जो आपका कार्बन रिलीज हो रहा है दैट इज रेड कार्बन। बोलो।
बता दो मुझे, सेट हो गया क्या बच्चा दिमाग में? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चल आज के लिए इतना, ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अब। दिस इज, है ना, डन फॉर टुडे। आपको पूरा स्लाइड्स वगैरह दे दिया, आराम से पढ़ लेना, लिख के